नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो आपको पुरानी दुनिया के नवाबों और जमींदारों के जीवन से परिचित कराएगी। ये नवाब अपनी शानो शौकत के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनकी जिद्द ही इनके लिए सर्वोपरि थी। इस जिद्द ने कई राजघरानों को तबाह कर दिया। ये अपनी इस झूठी आन बान और शान के लिए मर मिटते थे। बच्चों, जब हमें भूख लगती है तो भोजन करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, नींद आती है तो सोते हैं। लेकिन हम यदि सिर्फ यह कल्पना कर लें कि हमने खा लिया, पानी पी लिया या सो लिया तो हमारी भूख, प्यास और नींद कभी पूरी नहीं होगी। पर ये नवाब अपनी शानो शौकत के आगे इस कदर मजबूर थे कि ये सिर्फ कल्पना द्वारा ही अपनी भूख प्यास मिटा लेते थे। बच्चों, कहानी बेहद रोचक है, आप अंत तक जरूर देखें। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लेखक पर थोड़ी चर्चा करते हैं। यशपाल का नाम हिंदी साहित्य के बड़े कहानीकार एवं उपन्यासकारों में आता है। इनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 ईस्वी को पंजाब के फिरोजपुर स्थित छावनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 26 दिसंबर सन 1976 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम हीरालाल एवं माता का नाम प्रेम देवी था। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में सशस्त्र भाग लिया। ये कई बार जेल भी गए तथा वेश बदलकर इस शहर से उस शहर घूमते रहते थे। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि कई बार अंग्रेज अधिकारी भी इन्हें कोई बड़ा अफसर समझकर सैल्यूट कर देते थे। बाद में इन्होंने सशस्त्र विरोध छोड़कर लेखन का रास्ता अपनाया। इनकी हर रचना के रेसे रेसे से समाज के रूढ़ियों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। इनके द्वारा रचित उपन्यासों में झूठा सच, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता आदि का नाम आता है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, ज्ञानदान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल आदि हैं। इन्होंने कई नाटक भी लिखे जिनमें नशे नशे की बात, रूप की परख, गुड बाय आदि हैं। इसके अलावा इनके कई निबंध तथा संस्मरण भी हैं। तो बच्चों, अब तक आपने यशपाल का व्यक्तित्व एवं कृतित्व जाना। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेशन से जहां यात्रियों से भरी एक ट्रेन छूटने के लिए बेचैन है। लेखक किसी नई कहानी की तलाश में भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ जाते हैं। सेकंड क्लास का किराया अधिक होने के कारण वह अधिकतर खाली ही रहता था। लेकिन वहां पहले से ही एक नवाब बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि लेखक का आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब के सामने तौलिए पर 2 हरे हरे खीरे रखे हुए थे। शायद वे लोगों की नजरें बचाकर खीरे खाने के लिए ही सेकंड क्लास में बैठे थे। अब लेखक यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह हाजिर हो गए थे। दोनों एक दूसरे से बिना बातें किए बैठे रहे। क्योंकि नवाब साहब को खीरे खाने थे, अतः मजबूरन उन्होंने लेखक से खीरे खाने का आग्रह किया। पर लेखक ने उनकी मजबूरी टाल ली और खीरे खाने से इनकार करते हुए कहा कि भला शौक फरमाएं, अर्थात आप ही खाएं। लेखक का इनकार नवाब साहब के बुलंद हौसले को तोड़ गया। कुछ देर वे विचार करते रहे कि खीरा खाएं या नहीं। अंत में उन्होंने सारे शर्मो हया को ताक पर रखते हुए खीरा खाने का निश्चय किया। उन्होंने नीचे रखे लोटे से खीरे को धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू से उसके सर काटे, गोद कर उसके झाग निकाले, छील कर उसे काटा और करीने से उसे तौलिए पर सजाकर रख दिया। इतने से भी संतुष्टि न मिली तो उस पर जीरा, नमक और लाल मिर्च मिली बुकनी छिड़की और सतृष्ण नजरों से देखने लगे। अब खीरे और नवाब साहब के बीच सिर्फ एक ही बाधा थी और वह थे लेखक। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वे इन खीरों को खाने के लिए किस तरह व्याकुल हैं। पर तहजीब के चक्कर में फिर उन्होंने खीरा बढ़ाते हुए कहा, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। इस तरह ताजे खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया। पर चूंकि एक बार इनकार कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में पुनः इनकार कर दिया। अब नवाब साहब धर्म संकट में पड़ गए। जिस
तुच्छ खीरे को एक आम आदमी नहीं खा रहा है, उसे भी नवाब होकर कैसे खा सकते थे? वे कुछ देर तक उन खीरों को देखते रहे। एक ठंडी सांस लेकर उन्होंने खिड़की की तरफ देखा, फिर एक एक फाकों को होठों तक ले गए, उसे सूंघा। सुगंध और स्वाद की कल्पना में उनकी पलकें मुंद गई। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले के नीचे उतारा और एक एक फलियों को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। अंत में उन्होंने तौलिए से हाथ पोंछा और लेखक की तरफ गर्व से ऐसे देखा मानो कह रहे हों, ये देखो नवाबों वाले शौक। इस तमाम प्रक्रिया से मानो वे थक कर लेट गए। आश्चर्य कि थोड़ी देर में उन्हें डकार भी आ गई। फिर उन्होंने लेखक की तरफ देखकर कहा, खीरा होता तो स्वादिष्ट है, पर जल्दी पचता नहीं है, हाजमे पर बोझ डालता है। लेखक सोचने लगे कि वाह, यदि सिर्फ सूंघकर इन महाशय का पेट भर सकता है तो वे भी बिना किसी पात्र या वास्तविक घटना के कहानी लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह नवाबों का एक दौर हुआ करता था जिसमें शानो शौकत के लिए हर चीज कुर्बान कर दी जाती थी। ये नवाब अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते थे। इनकी अदूरदर्शिता आम लोगों के लिए जान की आफत बन जाती थी। इतिहास की अधिकतर लड़ाइयां ऐसी ही जिद और शानो शौकत के लिए लड़ी जाती थी, जिसमें लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते थे। युद्ध में लड़ रहे सिपाहियों को तो कई बार यह भी पता नहीं होता था कि वे किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। यह कहानी लखनऊ के नवाबों के झूठे आत्म प्रदर्शन और अहंकार को दिखाती है। उनकी नवाबी छिन गई पर दिखावा नहीं गया। वे खीरा जैसी तुच्छ वस्तु को केवल सूंघकर फेंक देते थे। यह उनके उस मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है जहां किफायत की दृष्टि से वे सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे थे, वहीं अपने जेहन में नवाबी का बोझ भी उठा रहे थे। अंत में वे लेखक की कहानी का एक हास्यास्पद पात्र भर बनकर रह जाते हैं। बच्चों, कहानी यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि यह आपको पसंद आई। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें इस कहानी का संक्षेप रूप दिया गया है। तो अगला वीडियो देखना न भूलें। नमस्कार।